Now, ecology, we will continue the third lecture of today. मैंने आपको बताया कि टर्म्स बता दिए, इकोलॉजी की ब्रांचेस बता दी। अब समझिए इकोलॉजी में क्या है, मेन जो है इकोलॉजी का कैसे सिस्टम है, क्या है। तो इकोलॉजी में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का एसोसिएशन बताया। मैंने आपको बताया कि ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एंड बायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, पीएच, दीज ऑल आर एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में ऑर्गेनिम्स आते हैं जैसे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, दीज ऑल आर बायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक का जो कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया था इनका आपस में एसोसिएशन, ये एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? सपोज कीजिए कि कोई एरिया है जहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन है, यहाँ पे कि जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसी जगह के ऑर्गेनिम्स कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं। जैसे याक है, ठंडी जगह पाया जाता है, तो उसके बॉडी के हेयर्स कितने बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, बॉडी साइज लार्ज होगा। लेकिन जो एस्टीम्स होते हैं जैसे ईयर्स हैं, छोटे होते हैं। इसी तरीके से वो एनिमल्स जो कि गर्म स्थान पर पाए जाते हैं, हीट ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे जीरोफिटिक हैबिटेट है, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान, यहाँ पे ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं। कैमिला, उसके बॉडी हेयर छोटे छोटे होते हैं। और ऑर्गेनिम्स के स्ट्रीम्स जो होते हैं, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट है, वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है अफ्रीका में, उसके ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं बजाय इंडियन एलिफेंट्स के। बॉडी साइज ऑर्गेनिम जो ठंडी जगह पाए जाते हैं उनका बड़ा होता है, जैसे पोलर बियर और स्लॉट बियर है जो गर्म स्थान पर पाया जाता है, उसको बॉडी साइज कम होता है। प्लांट्स की बात करें तो ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, यहाँ पे पानी की कमी है, स्कार्सिटी है, तो उनकी लीव्स जो मॉडिफाइड हो जाती है थॉर्न्स में। और ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शेड है, छाया है और वाटर की कोई कमी नहीं है, उनकी लीव्स कितनी चौड़ी ब्रॉड होती हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अब टेम्परेचर में आप देखिए एनिमल्स जो होते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो तरीके के ऑर्गेनिम्स होते हैं। एक होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, एक होते हैं मतलब जो हीमोस्टेसिस कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली जो है मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जो बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर होगा उनका भी बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही होगा। तो एबायोटिक टेम्परेचर में, एबायोटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिम्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑर्गेनिम्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिम्स हैं वो भी जो है एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा। और जहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी कम होती है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। जहाँ डेजर्ट रीजन में बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो टेम्परेचर वहाँ का हाई है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ये एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट पे लीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने बताया कि वो जो टेम्परेचर होता है जो ऑर्गेनिम्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ के ऑर्गेनिम्स जैसे प्लांट्स हैं उनकी लीव्स थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन है और लेकिन वाटर की कोई स्कार्सिटी नहीं है, शेडी है, तो वहाँ पर छाया ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा नहीं होती, तो उनकी लीव्स कैसे ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती हैं। एनिमल्स हैं जो ठंडी जगह पाए जा रहे हैं, उनके बॉडी हेयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। और कैमिल है दूसरी जगह पे, ऐसे ऑर्गेनिम जो कि गर्म जगह पाए जाते हैं, उनके बॉडी हेयर्स छोटे होते हैं। एस्टीम्स उनके बड़े होते हैं ताकि हीट उनकी लिबरेट हो। जैसे कंगारू रैट है, उसके कान बड़े बड़े होते हैं। तो टेम्परेचर जो है ये जो ऑर्गेनिम्स के ऊपर प्रभाव डालता है। दो तरीके के ऑर्गेनिम्स होते हैं, एक होते हैं यूरिथर्मल। यूरिथर्मल वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोगों की क्योंकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव कॉस्ट कम है। वो एनिमल जिनकी रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होती है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, तो वो होते हैं स्टेनोथर्मल, यानी नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन कम बर्दाश्त कर सकते हैं। हल्का सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो क्या कहते हैं, माइग्रेट कह जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। गर्मी पड़ती है तो माइग्रेट हाइबन जो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, गर्मी पड़ती है तो एनिमल्स जो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, रेप्टाइल्स,
उसको कहते हैं एम्फीबियंस, वो कहते हैं एस्टिवेशन। सर्दियों में, ठंड में, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इसको कहते हैं हाइबरनेशन। तो टेम्परेचर का ऑर्गेनिम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है लाइट, लाइट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई इंटेंसिटी होगी, वहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स स्मॉल होगी। बड़े चौड़ी ब्रॉड लीव्स लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट होगी, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो गर्म जगह जहाँ पे होती है, जहाँ पे जो है लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा, लीव्स छोटी होती हैं। जहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम है, लीव्स ब्रॉड होती हैं। हम लोगों की मेलानिन पिगमेंट, अफ्रीकन लोग होते हैं, वहाँ पे अफ्रीका में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, उनकी बॉडी कितना डार्क कलर है। जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हो, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, वहाँ के मेलानिन पिगमेंट उन लोगों की बॉडी में कम है। तो लाइट का इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, नेक्स्ट हो गया वाटर। वाटर, जहाँ पे वाटर मैंने बताया था, वाटर की स्कार्सिटी है, जैसे जीरोफिटिक हैबिटेट में, तो वहाँ की लीव्स कैसी हो गई हैं, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई हैं। प्लांट्स के ऊपर थिक क्यूटिकल्स की लेयर हो गई है, ताकि वाटर का लॉस कम हो, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो। दूसरा, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर की कोई स्कार्सिटी नहीं है, वहाँ की लीव्स ब्रॉड होती हैं। अब वाटर आपको पता है, ओशिनिक वाटर भी होता है, मेराइन वाटर होता है और फ्रेश वाटर होता है। यहाँ पे सैलिनिटी की बात कहते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिम जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको कहते हैं यूरी हाइलैंड। और वो ऑर्गेनिम जो कि नैरो रेंज सैलिनिटी टॉलरेट कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेनो हाइलैंड, जो कि इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस में दिया था। सॉइल, नेक्स्ट चीज है, एडएफए फैक्टर आता है सॉइल। जिस ह्यूमस सॉइल होगी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे ह्यूमस नहीं है, यहाँ पे जो है सॉइल, ऐसे डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या क्रॉप ग्रो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो सॉइल जो द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरीज, इट इज डिपेंड ऑन क्लाइमेट, द वेथिंग प्रोसेस, where the soil is transported or sedimentary, and how soil development occur. These all characters define the vegetation of that area. Clear? Now there are biotic components. Biotic components, abiotic components में भी इफेक्ट डालते हो। बायोटिक कंपोनेंट का आपस में भी एसोसिएशन होता है, जिसको हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम में। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको पता है एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट लिविंग। अब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने पॉपुलेशन में, अपने स्पीसीज में दो तरह की कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। टू स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक अपनी ही स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिम्स में, पॉपुलेशन में स्पीसीज की। पर्टिकुलर कोई एक स्पीसीज है, इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल को लेकर चलना है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अपने सराउंडिंग, अपनी पॉपुलेशन में। एक इंडिविजुअल है, एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इसका कंपटीशन होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। वो कंपटीशन होता है फॉर फूड, खाने के लिए, फॉर शेल्टर एंड फॉर लाइफ पार्टनर। अब एक स्पीसीज का इंडिविजुअल जो होते हैं आपस में कंपटीशन करते हैं, फाइटिंग करते हैं इन चीजों के लिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक की, कंपटीशन की। उसमें क्या होता है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे टाइगर है, वो हिरन को खाएगा क्योंकि वो उसका प्रे है, और वो प्रेडेटर है, टाइगर प्रेडेटर है। तो दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इकोसिस्टम के अंदर इस तरीके से जो है इकोसिस्टम डेवलप है। हम इकोसिस्टम में पिरामिड्स की ऐसे बात करते हैं, तो इकोसिस्टम में जो चेन होती है, फूड चेन,
वो इस इकोसिस्टम को डेवलप करती है, इस इकोसिस्टम को बनाती है। तो कोई सी भी फूड चेन ले लें, उसमें सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, प्लांट्स ही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि जैसे जुगलीना है, कनेक्टिंग लिंक है, कुछ जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोड्यूसर्स ट्रीज होते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का जो अमाउंट है यानी बायोमास अर्थ पे वो ज़्यादा है और नंबर ज़्यादा है, बायोमास ज़्यादा है। प्रोड्यूसर्स को, ट्रीज को, हैर्बिवोरस को कौन खाते हैं? हैर्बिवोरस। इन प्रोड्यूसर्स को यानी इन ट्रीज को, ग्रासेस को, उनको कौन खाते हैं? हैर्बिवोरस। These herbivores, these all herbivores, these are like goat, cow, these all are consumer first. Producer and these are herbivores are consumer first because they consume, they take food. Producer जो food बना रहे हैं वो उसको herbivores ले रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। herbivores को ले रहे हैं carnivores जैसे wolf, fox, ये है कार्निवोर्स, ये हो गए कंज्यूमर सेकंड। और कंज्यूमर सेकंड्स जो है, इन कंज्यूमर सेकंड्स को, इनको खा रहे टॉप कंज्यूमर्स जैसे टाइगर, लॉयन, ये है टॉप कंज्यूमर। इनका कोई शिकार नहीं कर सकता। तो किसी भी फूड चेन में प्रोड्यूसर्स होते हैं, हैर्बिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। अब बहुत सारी फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं, खाद्य जाल, फूड वेब। तो याद रखना, इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद हैर्बिवोर्स होते हैं, हैर्बिवोर्स के कार्निवोर्स और उसके बाद कार्निवोर्स में कंज्यूमर सेकंड होते हैं और टॉप कंज्यूमर होते हैं। तो टॉप कंज्यूमर्स को हम कंज्यूमर थर्ड भी कहते हैं। क्लियर?